नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल के टॉप मोस्ट प्रश्न। और प्रिय विद्यार्थियों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि परीक्षाओं में काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत ध्यान से समझने हैं और पढ़ने हैं। इन्हीं में से कई प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन। इसको आप सही लिखेंगे, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? सरहपा को। आपको याद होगा सरहपा का जो समय है वो 769 ईस्वी माना जाता है। राहुल जी ने सरहपा का समय 769 ईस्वी माना है और विनयतोष भट्टाचार्य जी ने 633 ईस्वी माना है। सरहपा के विषय में यदि आपको बताएं तो सरहपा के जो अन्य नाम है वो है सरोज वज्र, राहुल भद्र। और सरहपा के संदर्भ में ये कहा जाता है कि ये सहजयान शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। और आपको तो पता होना चाहिए कि सरहपा का जो वर्णन है वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। सिद्ध साहित्य में जो सिद्धों की संख्या मानी गई है 84 मानी गई है और सिद्ध साहित्य की शुरुआत सरहपा से ही मानी जाती है। तो राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? सरहपा को। तो आपको और अगर जानकारी बताएं तो आपको ये याद होना चाहिए कि पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शिव सिंह सेंगर जी ने। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। और देवसेन के संदर्भ में आपको याद रखना है कि देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार रचना को हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना गया है। किस रचना को? श्रावकाचार रचना को। तो पहले प्रश्न का सही विकल्प होगा सरहपा, विकल्प तीसरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 84 वैष्णव वार्ता के लेखक कौन है? तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दें 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक है गोकुलनाथ जी। आपको पता होना चाहिए कि 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का वर्णन मिलता है। और एक रचना गोकुलनाथ जी की और भी प्रसिद्ध है, उसका नाम है 252 वैष्णव की वार्ता। तो 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ जी के 252 शिष्यों की कथाओं का संकलन मिलता है। तो ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी होगी, आप ध्यान से सुनेंगे और याद भी रखेंगे। तो यहाँ 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक है गोकुलनाथ जी, विकल्प चौथा सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3, प्रदत्त विकल्पों में से आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? तो आपको बता दें आदिकाल को चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आपको पता होगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा किस नाम से? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस नाम से लिखा। और आपको बता दें कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा और भक्ति काल को क्या कहा? भक्ति काल को कहा स्वर्ण युग, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एक बात आपको और बता दें कि जो ये मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? आपको पता होना चाहिए। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल का नाम दिया था। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? जय काव्य काल। क्या नाम दिया था? जय काव्य काल। और आपको बता दें राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? सिद्ध सामंत काल।
तो ये जो बातें मेरे द्वारा आपको बताई जा रही है आपको याद रखनी है। यहाँ जो प्रश्न है वो है आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया? आरंभिक काल। और राहुल जी ने सिद्ध सामंत काल। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? जय काव्य काल। ये जानकारी आपके लिए बेहद ही उपयोगी है, आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 4, हिंदी साहित्य का आदिकालीन नाथ पंथ किस परंपरा के निकट है? तो आपको बता दें नाथ पंथ जो है सिद्ध परंपरा के निकट माना जाता है। और सिद्ध परंपरा से तात्पर्य सिद्ध साहित्य से है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, जिनमें प्रथम सिद्ध सरपा माने जाते हैं। और आपको बता दें 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का माना जाता है। और 84 सिद्धों में सबसे ज़्यादा जो ग्रंथ लिखे गए वो कणहपा के द्वारा लिखे गए। किनके द्वारा? कणहपा के द्वारा कुल 74 ग्रंथ लिखे गए, जो सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। सिद्धों में सबसे ज़्यादा ग्रंथों की रचना किसने की? कणहपा ने। और सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुईपा का। और 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन माने जाते हैं? सरपा। और आपको बता दें कि सिद्धों की जो भाषा है वो संध्या भाषा मानी गई है। तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ही उपयोगी है। पढ़े वही जो परीक्षा में आए। और मैं आपको एक प्रश्न के साथ जुड़ी हुई कई जानकारियां बताने वाला हूं, ताकि परीक्षा में आदिकाल का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और प्रश्न को याद रखेंगे। नाथ पंथ किस परंपरा के निकट है? सिद्ध परंपरा के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हिंदुवान थान उत्तम सुदेश तह उदित दुर्ग दिल्ली सुरदेश। प्रस्तुत पंक्ति का संबंध किस रासों से है? तो आपको बता दें ये पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो इस पंक्ति का संबंध है पृथ्वीराज रासों से। अब जब बात पृथ्वीराज रासों की आई गई है तो आपको इससे जुड़ी हुई मैं कई सारी बातें बता देता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ के विषय में कहा है कि यह पूरा ग्रंथ जाली है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। और डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासों को घटना कोश कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद कहा है। अब पृथ्वीराज रासों रचना की जो हस्तलिखित प्रतियां हैं उनके 4 रूपांतरण प्राप्त होते हैं, जिनमें पहला है वृहद रूपांतरण, जिसमें कुल 69 समय हैं और 16,306 छंद हैं। जो दूसरा रूपांतरण है वो है मध्यम रूपांतरण, जिसमें 7,000 छंद हैं। और तीसरा है लघु रूपांतरण, जिसमें 19 समय हैं और 3500 छंद हैं। और अंतिम चौथा रूपांतरण है लघुत्तम रूपांतरण, जिसमें 1300 छंद हैं। और आपको बताएं डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल रासों माना है। किस संस्करण को? लघुत्तम संस्करण को। जो लघुत्तम रूपांतरण है जिसमें 1300 छंद हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल रासों माना है। यह प्रश्न भी पूछा गया था कि डॉक्टर दशरथ शर्मा मूल रासों किसे मानते हैं? तो लघुत्तम रूपांतरण को, जिसमें कुल 1300 छंद हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो बीसल देव रासो नरपति नालह की रचना है। और खुमान रासो किसकी रचना है? तो खुमान रासो भी आपको याद होना चाहिए, कई बार परीक्षाओं में पूछते हैं खुमान रासो किसकी रचना है? दलपत विजय की। और हम्मीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर की। तो आपको इन सभी रचनाओं के रचनाकार भी याद रखने हैं। बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नालह। और खुमान रासो दलपत विजय, हम्मीर रासो सारंगधर। तो मैं आपको एक प्रश्न से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए परीक्षा में। 5वें प्रश्न का जो सही विकल्प था वो था पृथ्वीराज रासो। ये पंक्ति याद रखेंगे जो पृथ्वीराज रासो से ली गई है। प्रश्न नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आरंभ 993 ईस्वी से मानने वाले विद्वान हैं। तो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उसे आदिकाल भी कहा जाता है। और प्रारंभिक काल का जो समय 993 ईस्वी माना है वो माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। और आपको बता दें कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आरंभ कहाँ से माना है? 693 ईस्वी से। तो आपको याद रखना है 993 ईस्वी से किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। और 693 ईस्वी से किसने माना? राम कुमार वर्मा ने। और ये जो प्रारंभिक काल है जिसे आदिकाल कहा जाता है, तो अगर आपसे पूछे कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय कितना माना है, तो संवत कहाँ से माना है, याद है आपको? तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय माना है संवत 1050 से 1375। जबकि आपको बता दें राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को दो भागों में बांटा है, संधि काल और चारण काल। संधि काल का समय माना है संवत 750 से 1000 और चारण काल का समय माना है संवत 1000 से 1375। और आपको बता दें मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया? आरंभिक काल। और आरंभिक काल का समय पता है आपको? मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल का समय माना संवत 700 से 1400। और आपको याद होना चाहिए राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है आदिकाल, उसको क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग। तो ये बेसिक सी जानकारियां हैं जो आपको याद रखनी है। तो प्रश्न नंबर 6 है, प्रारंभिक काल का आरंभ 993 ईस्वी से किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। विकल्प दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 7 आपको बता दें विद्यापति जिस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए वह है। तो विद्यापति को पदावली रचना के कारण ही मैथिल कोकिल कहा जाता है। अब आपको बता दें कि जो पदावली का समय है वो है 1380 ईस्वी। और ये रचना किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में। और आपको बताएं कि ये जो पदावली है इनकी रचना जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर की गई है। जो जयदेव की रचना है गीत गोविंद, उसी के अनुकरण पर आधारित होने के कारण विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव किस रचना के कारण कहा जाता है? यही पदावली रचना के कारण। और इनको मैथिल कोकिल भी इसी रचना के कारण कहा जाता है। आपको बता दें हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का जो श्रेय है वो भी विद्यापति को ही दिया जाता है। तो विद्यापति ने कीर्ति लता भी लिखी, कीर्ति पताका भी लिखी, जिनकी दोनों की भाषा है अवहट्ट। और विभाग सार रचना भी विद्यापति की ही है जिसकी भाषा है संस्कृत। पर हमें जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि किस रचना के कारण इनको मैथिल कोकिल कहा गया? तो पदावली। अब आपको याद ये भी रखनी है कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों अवहट्ट भाषा की रचना है और पदावली जो है मैथिली भाषा की रचना है, विभाग सार जो है संस्कृत भाषा की रचना है। तो आपको याद होना चाहिए कीर्ति लता में कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है, कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। ठीक है। और विभाग सार इनकी संस्कृत भाषा की रचना है और मैथिल कोकिल ये पदावली के कारण कहलाए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, बीसल देव रास या रासो में नायिका का नाम। तो आपको बता दें बीसल देव रासो की नायिका है राजमती। आपको याद होना चाहिए बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजमती। और नायक का नाम क्या है? बीसल देव तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ। आपको पता होना चाहिए बीसल देव रासो के संदर्भ में कि हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ से माना जाता है। और ये बीसल देव रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये पिंगल है, पिंगल। इसमें कुल छंदों की संख्या कितनी है? तो 128 छंद है। आपको याद होना चाहिए ये बातें। और कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो बीसल देव रासो किसकी रचना है, आप बता सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बीसल देव रासो किसकी रचना है। ठीक है। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं। प्रश्न नंबर 9, रचना की प्रामाणिकता की दृष्टि से असंगत विकल्प है।
तो रचना की प्रामाणिकता की दृष्टि से असंगत विकल्प है भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, रेवंत गिरी रास। जी आप याद रखेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि ये तीनों जैन साहित्य के अंतर्गत आती है। तीनों रचनाएं ये जैन साहित्य के अंतर्गत आती है, जबकि ये रासो साहित्य के अंतर्गत आता है, विजयपाल रासो। तो इनमें जो भिन्न है वो है विजयपाल रासो, क्योंकि वो तीनों रचनाएं जैन साहित्य की है, जबकि ये रासो साहित्य के अंतर्गत आती है जो चारण कवियों के द्वारा लिखा गया। अब आपसे पूछ ले कि विजयपाल रासो किसकी रचना है, तो विजयपाल रासो नल्ल सिंह भाट की रचना है। किसकी रचना है? नल्ल सिंह भाट की। और पूछे रेवंत गिरी रास किसकी रचना है, तो ये विजय सेन सूरी की रचना है, जो उन्होंने 1231 ईस्वी में लिखी थी। जबकि आपसे पूछे कि भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है, तो शालिभद्र सूरी की। ठीक है, जो 1184 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है। और चंदन बाला रास किसकी रचना है? कवि आसकू, जो 1200 ईस्वी के आसपास लिखा गया। ठीक है, आप इन सब जानकारियों को याद रखेंगे। और ये जो प्रामाणिकता की दृष्टि से असंगत है, इसमें विकल्प तीसरा आएगा विजयपाल रासो। और आपको याद होना चाहिए विजयपाल रासो नल्ल सिंह भाट की रचना है। इसमें केवल 42 छंद है। इसमें कुल कितने छंद माने जाते हैं? 42 छंद है। और इसमें विजयगढ़ अर्थात करौली राज्य के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन मिलता है। किस रचना में? विजयपाल रासो में। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रश्न नंबर 10, किस ग्रंथ का निर्माण लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से किया गया? तो आपको बता दें किस ग्रंथ का निर्माण लोक भाषा सिखाने के उद्देश्य से किया गया, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ किनका है आप जानते हैं? तो आप ध्यान से सुनेंगे। दामोदर शर्मा जी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। कब लिखा गया? इसका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। और ऐसा पढ़ते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण के संदर्भ में हमने यह भी पढ़ा है कि इस रचना को पढ़ने से ये मालूम चलता है कि उस समय गद्य पद्य दोनों काव्यों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग बढ़ने लगा था एवं व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। ये हमें इस रचना को पढ़ने से पता चलता है। किस रचना को? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और ये किसकी रचना है? पंडित दामोदर शर्मा की। आपको पता होना चाहिए प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है? तो आपको बता दें प्रिय विद्यार्थियों कि विद्याधर, सारंगधर, बब्बर और जज्जल इन 4 कवियों की रचनाओं का संकलन ही प्राकृत पेंगलम है। और इस प्राकृत पेंगलम रचना के जो संकलनकर्ता माने जाते हैं, वो माने जाते हैं लक्ष्मीधर जी। किस रचना के? प्राकृत पेंगलम के। और वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? आपको याद होना चाहिए वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, जिसका समय 14वीं शताब्दी माना जाता है। और ये मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक है। इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। किस रचना को? वर्ण रत्नाकर। और ये किसकी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। चर्यापद किसका ग्रंथ है आपको पता है? तो आपको बता दूं मैं, ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में भी। चर्यापद शबरपा की रचना है। अब शबरपा कौन है? तो ये सरपा के शिष्य हैं। शबरपा का समय है 780 ईस्वी। और भी आपको बता दूं, ये चर्यापद इन्हीं का प्रमुख ग्रंथ है शबरपा का। और शबरपा का इनके अलावा और भी ग्रंथ है, जैसे महामुद्रा वज्रगीति, वज्र योगिनी साधना, ये दोनों ग्रंथ इन्हीं के हैं। और चर्यापद भी इन्हीं का ग्रंथ है। तो आपको ये सब बातें याद होनी चाहिए, क्योंकि सफलता के लिए हमें प्रत्येक प्रश्न को समझना आवश्यक है और उसके संदर्भ में कई जानकारियां पता होनी चाहिए, तभी हम परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो पढ़े वही जो परीक्षा में आए। प्रश्न नंबर 11, तो इसका 10वें प्रश्न का सही विकल्प कौन सा था? आपको एक बार फिर बता दूं, ये विकल्प दूसरा सही था। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित
रचनाकार और रचना की दृष्टि से सुमेलित विकल्प है। तो आपको बता दें यहाँ सुमेलित विकल्प कौन सा है, दलपति विजय बिसल देव रासो, ये तो सही नहीं है। नरपति नाल विजय पाल रासो ये भी गलत है। भट्ट केदार जय मयंक जस चंद्रिका ये भी गलत है। यहाँ जो सुमेलित विकल्प है प्रश्न नंबर 11 में वो श्रीधर रणमल छंद जी बिल्कुल सही है। और आपको मैं बताना चाहूँगा जो 11वां प्रश्न है इसमें जो श्रीधर जी का जो रणमल छंद है इसका समय संवत 1454 माना जाता है और ऐसा पढ़ते हैं कि वर्तमान में इसमें 70 छंद ही उपलब्ध हैं। अब आपसे पूछे बीसल देव रासो किसकी रचना है, तो क्या बताएंगे आप? बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नालय की। आपसे पूछे विजयपाल रासो किसकी रचना है? विजयपाल रासो किसकी रचना है, तो क्या बताएंगे आप? नल्ल सिंह भाट की। और आपसे पूछे जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है, तो जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? मधुकर कवि की। मधुकर कवि की। तो आपको ये सब बातें याद होनी चाहिए। अब यह असंगत हैं, ये सभी चौथे को छोड़ करके तीनों असंगत हैं। और दलपति विजय की रचना कौन सी है आप बता सकते हैं? दोबारा याद करिए, दलपति विजय की कौन सी रचना है बताइए? खुमान रासो। कौन सी रचना है? खुमान रासो। और भट्ट केदार की रचना कौन सी मानी जाती है बता सकते हैं आप? जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना मानी जाती है। और आपको बता दें नरपति नालय की रचना कौन सी है, याद करके बताइए मुझे। नरपति नालय की रचना है बीसल देव रासो। ठीक है, तो ये तीनों असंगत थे, चौथा विकल्प संगत है श्रीधर रणमल छंद। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही विकल्प है चौथा होगा श्रीधर का रणमल छंद, ये विकल्प सुमेलित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद के रूप में माना है, बिल्कुल माना है। इसका वृहत्तम संस्करण 69 समयों में विभाजित है, बिल्कुल है। प्रथम संस्करण में 69 समय है और 16,306 छंद हैं, ये याद रखेंगे आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्णतया जाली ग्रंथ माना है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ये डिंगल शैली में ही लिखा गया है, जी नहीं, ये पिंगल शैली में लिखा गया है, डिंगल में नहीं लिखा गया, पिंगल में लिखा गया है, तो ये कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 12 का चौथा विकल्प जो है वो सही होगा, क्योंकि असत्य है चौथा वाला, ये डिंगल में नहीं पिंगल में लिखा गया है। आपको बता दें कि पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो किसकी है? चंद्रवरदाई की रचना मानी जाती है। और यह प्रबंधात्मक काव्य है जो महाकाव्य श्रेणी की रचना है और इसे हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। किसे? पृथ्वीराज रासो को। और रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्णतया जाली ग्रंथ कहा है। रामचंद्र शुक्ल इसे अप्रमाणिक रचना भी मानते हैं, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कौन सा है? गलत विकल्प कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया 1938 ईस्वी में, ये तो सही है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखा गया डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा, ये भी सही है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास परशुराम चतुर्वेदी जी के द्वारा नहीं लिखा गया, बिल्कुल गलत। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जी ये किसकी रचना है? आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये किसकी रचना है। तो आपको पता होना चाहिए ये रचना राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है। किसकी रचना है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की। यह राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का ग्रंथ है जो उन्होंने 1986 में लिखा था। कौन सा? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। परशुराम चतुर्वेदी जी का नहीं है, क्योंकि मुझे याद है परशुराम चतुर्वेदी जी ने उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ लिखा था। तो यहाँ गलत विकल्प कौन सा है? चौथा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य आला खंड के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको बता दूं, परमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। हमने ये पढ़ा है कि परमाल रासो के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसे आला खंड कहा जाता है। और 1965 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा इसे आला खंड के नाम से प्रकाशित करवाया गया। किस रचना को? परमाल रासो को आला खंड के नाम से प्रकाशित कब करवाया गया? 1965 में। किनके द्वारा? फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा। तो फिर इसे परमाल रासो के नाम से प्रकाशित किसके द्वारा करवाया गया? तो याद रखेंगे, परमाल रासो के संदर्भ में कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से इसे परमाल रासो के नाम से प्रकाशित करवाया गया। तो ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है, आप सब बातें याद रखेंगे। हम्मीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर की। विजयपाल रासो किसकी रचना है? जल्दी से याद करके मुझे बताइए, विजयपाल रासो किसकी रचना है? और खुमान रासो किसकी रचना है? तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे विजयपाल रासो किसकी रचना है, खुमान रासो किसकी रचना है? दलपत विजय की। और विजयपाल रासो किसकी रचना है ये आप बताएंगे मुझे, मैंने इस वीडियो में आपको बताया भी है। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पाठ की दृष्टि से प्रमाणिक मानी जाती है? तो इनमें से कौन सी रचना सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है? तो वो है कीर्तिलता। आपको पता होना चाहिए, कीर्तिलता रचना सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है, जो विद्यापति की रचना है। अब विद्यापति की रचना कीर्तिलता भी है, कीर्ति पताका भी है, पदावली भी है, और इस वीडियो में मैंने आपको विभाग सार रचना भी बताई है जो भी विद्यापति की है। अब ये जो कीर्तिलता रचना है, इस रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन प्राप्त होता है। तो ये किसकी रचना है? विद्यापति की। और ऐसा पढ़ते हैं कि विद्यापति को कुल 16 उपाधियां प्राप्त थी। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो मैंने आपको कई सारी जानकारियां इस वीडियो में बताई है, और आपको मैंने ये भी बताया है कि पाठ की दृष्टि से प्रमाणिक रचना कौन सी है? कीर्तिलता। और कीर्तिलता के संदर्भ में आपको याद होना चाहिए कि इस रचना में राजा कीर्ति सिंह की वीरता उदारता का वर्णन मिलता है। तो ये था आज का शानदार वीडियो। इसी प्रकार के आदिकाल से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं आपके बीच में आता रहूँगा। और ये विश्वास मान के चलिए, आदिकाल के संदर्भ में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को पढ़कर आपका कोई भी प्रश्न आदिकाल का परीक्षा में गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैं वही प्रश्न सोल्व करा रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही उपयोगी हैं। चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से आप इन वीडियो को देखेंगे और अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत ही मजबूत बनाएंगे। तो ये था आज का शानदार वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।